हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर अपने आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है ये 9 अपना सिलेबस में, आरबीएससी के सिलेबस में। स्टूडेंट्स, इंडक्शन का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि कोई भी इफेक्ट को जनरेट करना विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में कोई चीज़ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ इफेक्ट जनरेट करना, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। जैसे हमने पढ़ा था इंडक्शन चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में था चार्जिंग बाय इंडक्शन। वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, ये तो सबसे पहले जो अपने पास में इसके अंदर टॉपिक आता है वो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मान लो किसी जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने इसको यूनिफॉर्म माना है। मैग्नेटिक फील्ड को, फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मान लीजिए कोई एक एरिया है, हमने एज्यूम किया, कोई एक एरिया हमने एज्यूम किया। सपोज मैंने जो मेरा हैंड है वो एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एरिया है। तो इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? उस बात को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको लिखा जाता है फाई बी से। फाई बी, फाई और उसके अपने सब्सक्रिप्ट में बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है फाई बी इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? अमूमन एरिया को हम एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, परंतु हम इसे वेक्टर भी मान सकते हैं। और एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के यानी उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो मैंने ये एरिया एज्यूम किया, तो इसके क्या होगा? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ये मैंने एरिया एज्यूम किया है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस तरह से। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही है, यहाँ पे मैंने जो बना रखी है, इसलिए दोनों के बीच एंगल जो है वो कितना होगा? 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? ये किस बात को बताता है? ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट इस तरह से खुलता है। यहां पे थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो अगर इसी एरिया को हम थोड़ा सा इस तरह से मान लें, जो मैंने अभी एरिया जो था इस तरह से माना था, इसकी जगह पे मैं एरिया को थोड़ा सा इस तरह का अगर मान लूं, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इधर, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इधर। दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। तो उस केस में फ्लक्स की वैल्यू पहले से कम आएगी, क्योंकि पहले एंगल क्या था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, 0 डिग्री। अब एंगल कितना है, कुछ और है, मान लीजिए 30 डिग्री है। तो कॉस की वैल्यू हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा, जब एरिया वेक्टर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, यानी जो एरिया हमने एज्यूम किया है मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब इसके परपेंडिकुलर एरिया होगा तो अब इसको क्या कहा जाएगा, उस टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं हाउ टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो यहां से आपको साफ ध्यान आए, पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया और बाय चेंजिंग द एंगल। या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ही बढ़ा दें तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हम एरिया की वैल्यू को बढ़ा दें, यानी ज्यादा बड़ा एरिया यहाँ पे कंसीडर करें, तो फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और अगर cos थीटा मिनिमम हो, यानी 0 डिग्री हो, तो जो है फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा अगर 90 डिग्री पे है तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, किस एंगल पे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, 90 डिग्री पे। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, उस समय 90 डिग्री होगा, सॉरी, उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 0। तो ये अपने इस चैप्टर में काफी यूज आएगा कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैसे बदल सकते हैं। आप उसको मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके बदल सकते हैं, एरिया वेक्टर को चेंज करके बदल सकते हैं, और थीटा एंगल को चेंज करके बदल सकते हैं। इन 3 चीजों से आप उसको चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को, क्योंकि फैराडेज लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू का चेंज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे अपने फ्रेंड्स को अब जो फ्लक्स है अपना, उसका जो यूनिट है वो क्या है, फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, देखो देखिए फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती है, फाई बी इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। तो देखो cos थीटा तो एक डिजिट आएगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हालांकि थीटा की यूनिट होती है रेडियन डिग्री, लेकिन cos थीटा हमेशा एक डिजिट होती है 0 से 1 के बीच में।
तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब फाई बी की जो यूनिट बनेगी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर जिसको वेबर भी कहते हैं, इसका जो नेम है उसको वेबर भी कहते हैं। WB से भी इसे लिखा जाता है, WB से भी वेबर को लिखा जाता है। ओके, तो वेबर का मीनिंग क्या होता है? वेबर का मीनिंग होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। उसके बाद आते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट और लॉज को दोनों को मैं एक साथ समझाते हुए चलूंगा ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। फैराडेज जो एक्सपेरिमेंट होता है वो फैराडे साइंटिस्ट ने किए और इन्होंने उस पर बेस्ड लॉज दिए। तो हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं और फिर जो लॉज है उनको अपने पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं और फिर उस पर जो बेस्ड लॉज है उनको पढ़ते हैं, और वही लॉज सेकंड एक्सपेरिमेंट में और थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी फॉलो होंगे। टोटल 3 एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने लॉज दिए, बुक में भी उसके बाद आपको मिलेंगे। लेकिन मैं साथ साथ उसको पढ़ा रहा हूं ताकि और अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन की जा सके। तो देखिए फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले एक सर्कुलर कोइल बनाई। कोइल कैसे बनाई जाती है? हमने कोई वायर ली, उस वायर को इस तरह से क्या किया, 8-10 बार लपेट दिया, नंबर ऑफ टर्न्स या और भी ज्यादा बार, तो वो एक स्प्रिंग की जैसी अरेंजमेंट जो हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? कोइल बोलेंगे। तो उन्होंने एक कोइल ली जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर की होगी और इसको उन्होंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है अपने को? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है सर्किट में करंट को कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, और अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये डिफ्लेक्शन इसमें यूं आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है यानी जो इसकी नीडल है वो इस तरफ थोड़ी घूम जाएगी। यानी ये करंट को डिटेक्ट भी करता है और उसकी डायरेक्शन भी बताता है कि करंट इससे इधर जा रहा है या इससे इधर जा रहा है, यानी क्या करंट ए से बी की ओर फ्लो कर रहा है या बी से ए की ओर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की वर्किंग होती है। जिस भी सर्किट में करंट फ्लो होगा उसको ये डिटेक्ट कर लेगा, सेंसिटिव होता है। अब इसके पास उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट को उन्होंने रखा पास में और बाद में उसको इसके पास मूव करवाना शुरू किया। तो उन्होंने देखा जब ये मूव हो रहा है तो उस टाइम इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। क्या किया उन्होंने? बार मैग्नेट को इसकी ओर लाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जब बार मैग्नेट इसकी ओर आता है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना शुरू होता है। दैट मींस इस सर्किट में करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो इसको इसके पास लाके उन्होंने रोक दिया। जैसे ही उन्होंने इसको रोका लाके अपने बार मैग्नेट को, तो करंट पास होना भी क्या हो गया, रुक गया। यानी पहले डिफ्लेक्शन आया नीडल में, वापस से नीडल कहां पे आ गई, जीरो पे आ गई। जब तक रिलेटिव मोशन करवा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिलेटिव मोशन को रोक दिया तुरंत ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, रुक गया। रिलेटिव मोशन मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा था, ये मूव करके जाता। फिर उन्होंने देखा कि इसको दूर लेके जाते हैं, इसको दूर लेके जाते हैं, तो दूर ले जाने से भी इसमें डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन डिफ्लेक्शन पहली बार मान लीजिए डिफ्लेक्शन ए से बी की ओर आया था, तो दूसरी बार वो बी से ए की ओर आता है। यानी जो ये इतना है ये इस तरफ हो जाता है। पहले ए से बी की ओर था, फिर वो बी से ए की ओर इसमें लगता है। यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो इस बात पे उन्होंने दिया फर्स्ट लॉ। कैसे दिया फर्स्ट लॉ? देखो, जब ये इसके पास आ रहा था तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, हम लोग जानते हैं, और साउथ पोल पे क्या होती है? एंड होती है। तो जब ये एंड नहीं होती ओवरऑल, साउथ से फिर वापस नॉर्थ की ओर आती है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो जब इसको ये पास लेके आ रहे थे तो क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। कैसे? क्योंकि फाई बी इक्वल टू क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। अब कॉइल का एरिया तो उतना ही है, थीटा भी उतना ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेट को पास वाले पॉइंट्स पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है और दूर वाले पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कम होती है। तो जैसे जैसे ये पास आ रहा है तो कॉइल भी इसके पास में जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और फिर उन्होंने लाके रोक दिया। जब लाके रोक दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई कांस्टेंट। ये सब तो पहले से क्या थे? कांस्टेंट थे, इसलिए फ्लक्स में जो चेंज होना है वो कितना हो गया? 0। पहले उन्होंने पास लाना शुरू किया तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाके रोक दिया, फ्लक्स का चेंज होना क्या हो गया? 0 हो गया। फ्लक्स का चेंज होना हो गया 0, तो इसके अंदर करंट भी क्या हो गया? 0। तो इसीलिए उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए सर्किट, there will be a induced EMF, there will be a induced EMF present in the circuit। उस समय एक induced EMF, क्योंकि करंट फ्लो हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमने पढ़ा हुआ पहले। तो ये बात इन्होंने कही कि अगर फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से या किसी सर्किट में, किसी वायर से, तो उससे क्या इफेक्ट जनरेट होगा? उससे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट के अंदर जनरेट होगी। लेकिन ये तब तक ही होगी जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट, देयर विल बी ए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट टिल द चेंज इन फ्लक्स अकर्स। जितनी देर फ्लक्स में चेंज होगा उतनी देर ही ये ईएमएफ जनरेट होगी। ये उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने, और उसको उन्होंने लॉ के रूप में बताया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन थी, उसको इन्होंने लॉ के रूप में बताया। हालांकि करा जो था वो तीनों एक्सपेरिमेंट को करके फिर इन्होंने कहा था, लेकिन अपने फर्स्ट को एलोबरेशन को समझ रहे हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने के कारण ईएमएफ जनरेट हो रही है, और इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। यही तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, इंड्यूस करवाना। ठीक है, चलिए, इंड्यूस किया। उसके बाद उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेट की स्पीड को बढ़ाया, तेजी से लेके आए, स्पीड से लेके आए। जब स्पीड से लेके आएंगे तो फ्लक्स का चेंज भी क्या होगा? स्पीड से होगा, यानी d∅dt रेट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? d∅b/dt। दैट मीन्स टाइम के साथ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ कितना फ्लक्स चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इसकी स्पीड पे। अगर ये तेजी से इसके पास आएगा तो बहुत स्पीड से b की वैल्यू चेंज होगी, और b की वैल्यू जब स्पीड से चेंज होगी तो उससे फ्लक्स में चेंज भी स्पीड से आएगा, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और उन्होंने देखा जब ऐसा हो रहा है तो यहां पे डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। यानी जो फर्स्ट केस में मान लीजिए डिफ्लेक्शन था, जब उन्होंने स्लो लेके आए तो यहां से यहां हो रहा था, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो इससे भी ज्यादा आ रहा है।
यानी जो एरो है इसकी पॉइंटर जो है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले तो थोड़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स में चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने सेकंड लॉ दे दिया इस पे। इसी तरह से अगर तेजी से दूर लेके जाएंगे तो तेजी से दूर ले जाने के लिए, स्पीड से दूर लेके गए उससे भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। स्पीड से दूर लेके जा रहे थे तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा आया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या था? ज्यादा था। ठीक है, तो इससे उन्होंने सेकंड लॉ दिया, और वो सेकंड लॉ क्या दिया कि वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। ये उन्होंने सेकंड लॉ दिया। The value of induced EMF will be equal to rate of change of magnetic flux with respect to time। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो EMF की वैल्यू होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगी, ऐसा उन्होंने सेकंड लॉ में दिया। यानी जितना ज्यादा स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा EMF भी जनरेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से लॉज भी इसके थ्रू आए और एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया। फिर उन्होंने इसी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसको फिक्स रखा और इसको मूव करवाया। बात तो वही आ गई कि हमने मैग्नेट को रखा फिक्स, इसको करवाया मूव। तो इसको मूव करवाने से भी लगातार इसमें क्या आया? डिफ्लेक्शन आई। जितनी स्पीड से मूव करवाया उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन आई, क्योंकि बात तो वही है, अगर मैग्नेट को पास ले आओ चाहे कोयल को पास ले आओ, दोनों केस के अंदर कोयल से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और जब कोयल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस। ओके, अब अपने को सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ना इजी हो जाएगा बहुत, क्योंकि अब सिर्फ अपने उसके ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? एक कॉइल ली जो कि ऑलरेडी करंट कैरिंग कॉइल थी, एक कॉइल उन्होंने ली पहले की तरह ही जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई। अब हम लोग जानते हैं कि इस कॉइल का भी क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस कॉइल का भी एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब वो कॉइल इसके पास आएगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और जब वो कॉइल इससे दूर जाएगी तो इसका फ्लक्स फिर से चेंज होगा, यानी इसमें क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि पहले सोर्स कौन था? बार मैग्नेट था। मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स कौन कौन से होते हैं? परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट कौन सा होता है? बार मैग्नेट। टेम्परेरी कौन सा होता है? कोइल। तो कोइल में करंट फ्लो करके इसके पास लेके आए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, तो ये बड़ा रोक दिया लाके तो कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए जीरो हो गया। फिर इसको वापस लेके गए तो फिर से फ्लक्स चेंज हुआ और दूसरी डायरेक्शन में करंट का फ्लो। फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को, जो मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं, इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इसको फिक्स कर दिया, इसको मूव कर दिया, इसको पास ले, इसको दूर ले, इसको पास ले, इसको दूर ले। फिर से उन्होंने देखा इसमें क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेनली रीजन इसका समझ चुके होंगे कि जब भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा, चाहे तो वो बार मैग्नेट की वजह से हो, चाहे वो कॉइल की वजह से हो, या किसी और रीजन की वजह से हो, तो उसके अराउंड क्या बनेगा? एक उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि फैराडे ने कहा। इसलिए मैंने इसको स्पीड से आपको बता दिया। बुक में आप स्टडी करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लॉ वही रहेंगे दोनों, लॉज में कोई चेंज नहीं है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? यहाँ पे थोड़ा अपने आराम से कर लेते हैं इसको। उन्होंने क्या किया? एक कॉइल, उस कॉइल को जोड़ा इससे और एक की लगा दी, टेप की, और एक फिर उन्होंने वापिस दूसरी कॉइल ली, इसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, ये लगा। ठीक है, तो इस केस में टैप की क्या होती है? जैसे अपने रिंग नहीं होती, रिंग घर पे जो डोरबेल होती है, या कोई नॉर्मल रिंग्स जो होती हैं ऑफिस वगैरह में, उनको बजाने के लिए अपने जो एक टैप करते हैं, उसको दबाते हैं तो चल जाती है, हटा देते हैं तो करंट पास होना जीरो हो जाता है। जैसे अपने हॉर्न होता है बाइक में, दबाते हैं तो हॉर्न बजता है, हटाते हैं तो करंट पास होना हॉर्न में बंद हो जाता है। तो वो उन्होंने यहाँ लगाया। अब उन्होंने देखा
देखा जब भी वो इसको क्लोज करते थे, जब भी वो इस की को क्लोज करते थे तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। क्लोज किया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, और फिर जब करंट इसके अंदर स्टडी हो गया तो डिफ्लेक्शन आना भी बंद हो गया। जब जैसे ही क्लोज किया बस उस टाइम एक बार डिफ्लेक्शन आया, फिर वापिस गैल्वेनोमीटर किस पे आ गया, जीरो पे। जब क्लोज किया तब डिफ्लेक्शन आया, वापिस ये क्या हो गया, जीरो पे आ गया। ओके, चलिए फिर इन्होंने इसको ओपन किया, और ओपन किया तो इसके अंदर फिर डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इस बार किस में आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया। फिर से डिफ्लेक्शन आया, लेकिन इस बार किस में आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो यहां से उन्होंने कैसे ये माना कि इसमें भी ईएमएफ जनरेट हो रही है, देखिए, क्योंकि देखो जब इसको वो क्लोज करते थे तो इसके अराउंड क्या बनती थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कितनी थी, फील्ड के अराउंड जीरो, इस कॉइल के अराउंड कितनी थी, जीरो। जैसे ही इसको क्लोज करते थे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बननी शुरू होती थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से जो है अपनी इस कॉइल से भी पास होती थी, और खुद के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी। यानी इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू होता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। डी ई इज इक्वल टू डी फाई बाई बी अपॉन डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या होगी, जीरो, तो ईएमएफ भी कितनी होगी, जीरो। तो जैसे ही वो इसको क्लोज करके छोड़ देते थे तो उसके बाद उनको कोई यहाँ पे ईएमएफ नहीं मिलती थी, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, इसको जब ओपन करते हैं तो फिर से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होनी शुरू होती, और जब फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती तो फिर से फ्लक्स क्या होता, चेंज होता, बी ए कॉस थीटा। तो इन तीनों ही एक्सपेरिमेंट में ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना कॉस थीटा चेंज हो रहा है, वो क्या चेंज हो रहा है, बी। जब इसको दबाते थे तो यहाँ पे करंट मिला उनको, जब हटाया तो करंट यहाँ से क्या हो गया, आना बंद हो गया। तो इस तरह से उन्होंने फैराडे के लॉ जो दिए थे वही यहाँ पे फिर अप्लाई हो रहे हैं, कि जैसे इसको क्लोज करते थे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें से पास होनी शुरू हो जाती थी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जब पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, फिर एकदम से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट करने लग गई, दैट मीन्स फ्लक्स क्या हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन कब तक चेंज होगा फ्लक्स, जब इसमें करंट हो गया कांस्टेंट। शुरू में तो करंट भागना शुरू हुआ, भागा भागा भागा, लेकिन जब करंट हो गया स्टेडी, जब करंट हो गया स्टेडी तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट। और जब मैग्नेटिक फील्ड हो गई कांस्टेंट तो फिर फ्लक्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि जब चेंज ही नहीं हो रहा फ्लक्स में तो क्या कोई उसका रेट निकाल पाएंगे अपने, नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो दो लॉज क्या है, फर्स्ट लॉ तो ये है कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, यानी जब भी कभी डी फाई बी सर्किट में एग्जिस्ट होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। कौन सी ईएमएफ जनरेट होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। और दूसरा क्या है, जब भी ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगी। यानी अगर आपका फ्लक्स में चेंज होना बंद, दैट मीन्स आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होनी भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कीजिए, बुक के अंदर इलैबोरेट किए हुए हैं अच्छे से। लॉज बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों लॉज कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्सपेरिमेंट बहुत कम पूछा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब पास लेके आए हैं तो एक डायरेक्शन में है, दूर लेके जा रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में है, जिसको अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब पास लेके आए मैग्नेट को तो एक करंट की डायरेक्शन अलग है, जब दूर लेके जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अलग, which we will study in next class कि इसका रीजन क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।